देखिए, समाज ने ये सोच लिया है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ। कभी बदायूं वाले के साथ हो जाता है, कभी निकेता तोमर के साथ हो जाता है, कभी साक्षी के साथ हो जाता है, कभी नारंग के साथ हो जाता है, कभी अंकित सक्सेना के साथ हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं न कहीं मेरे साथ जब तक नहीं घटेगी, मुझे लगता है कि ये सब ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है, जैसे हमेशा से चलता आया है। क्योंकि कहीं न कहीं हमको शत्रु बोध नहीं है कि हमारा शत्रु किस हद तक हमको ख़त्म करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कि आज साजिद के जनाजे में इतने लोग गए या और रमज़ान चल रहे हैं। रमजान चल रहे हैं। आप सोचिए वहाँ पे उसके लिए फ़ातिया पढ़ा गया और नमाज़े जनाजा नमाज़े जमान जनाजा जो निकला, निकला 20,000 लोग इकट्ठे 20,000 लोग जो निकला है, उसमें आज को पता है रमज़ान के महीने में जिसने कुफ्र को ख़त्म किया हो, जिसने काफिर को मारा हो, जिसने गैर मुस्लिम को मारा हो, वो तो डायरेक्ट जन्नती हो गया। देखिए, हकीकत में जातिगत जितने भी संगठन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए जातिगत संगठन बनते हैं। जातिवादी फैलाते हैं वो सिर्फ जातिवाद फैलाकर उनको नेतागिरी चमकानी है अपनी। तो हमें अगर अपने शत्रु से लड़ना है तो कम से हमें अपने शत्रु के बारे में पता तो हो, जानना जरूरी है। पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा शत्रु लड़ता क्यों है। आप ऐसा नहीं होना मतलब ये गलत हुआ है जो एनकाउंटर हुआ है, वो जो बच्चे मरे हैं वो गलत नहीं वो हुआ, गलत नहीं हुआ है। और उसके बावजूद भी अगर हिंदू इन्हें वोट दे रहा है तो भाई डूब से मरने वाली बात है। जैसे अभी बदायूं कांड हुआ है, ना ये पहली बार हुआ है ना ही अंतिम है, मगर समाज इससे आज भी कोई भी शिक्षा लेने के लिए राजी नहीं है। ये चीजें बार बार हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के ऊपर क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है इसका? देखिए, समाज ने ये सोच लिया है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ। कभी बदायूं वाले के साथ हो जाता है, कभी निकेता तोमर के साथ हो जाता है, कभी साक्षी के साथ हो जाता है, कभी नारंग के साथ हो जाता है, कभी अंकित सक्सेना के साथ हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं न कहीं मेरे साथ जब तक नहीं घटेगी, मुझे लगता है कि ये सब ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है, जैसे हमेशा से चलता आया है। समाज को आप इंटेलेक्चुअल के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से भी समझा रहे हैं। सबने सब तरीके से समझा के देख लिया। समाज इसलिए खुद जागने के लिए तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि हकीकत में समाज को जो है ना शत्रुबोध है ही नहीं कि शत्रु हमारा किस हद तक सोच रहा है। गजवाए हिंद क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। रमजान में ये आखिरकार क्यों हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो अंतिम यात्रा जा रही थी उसमें 30-40 हज़ार इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको शत्रु बोध नहीं है कि हमारा शत्रु किस हद तक हमको ख़त्म करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को हमसे छीन रहा हो, चाहे हत्या के माध्यम से हमारे बच्चों को बधाइयों जैसी घटनाएं, निकिता तोमर जैसी, साक्षी जैसी, श्रद्धा जैसी बहनों को 35 टुकड़े में काटना हो, चाहे कुछ भी हो, वो आखिरकार वो बार बार बता रहा है कि हमारा जो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। और वो जब ही पूरा होगा जब इस भारत की भूमि पर गजवाए हिंद यानी कि भारत की भूमि को हम गैर इस्लामिक लोगों से ख़त्म नहीं कर देंगे, पूरी तरह से इस्लामिक कर देंगे। बिल्कुल। जब जाकर ये गजवाए हिंद होगा और ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, चाहे वो लव जिहाद का हो, चाहे ये हत्याएं हों, चाहे बम ब्लास्ट हों या अन्य किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, उसको गजवाए हिंद के माध्यम से ही फॉलो किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से देखा जाए तो सारा चीज जिहाद से ही जुड़ा हुआ मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरह का जिहाद है। ये बड़े लेवल पे ना हो के इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, माइक्रो लेवल पे 1 बंदा 2 बंदे 3 बंदे तो हो रहा है। तो समाज को ये नहीं लग रहा है कि ये जिहाद है, मगर ये है ये जिहाद। अच्छा, तो ये जो कुफ्र और ईमान की ये लड़ाई चल रही है, सामाजिक तौर पे हम लोग क्यों पिछड़े हुए हैं? सामाजिक तौर पे मैंने बताया ना, सामाजिक तौर पे हम इसलिए बिछड़े हुए हैं क्योंकि हम समाज में कहीं अपनी सहभागिता दिखाना ही नहीं चाहते। अगर आज कहीं संघ की मीटिंग हो रही हो, बजरंग दल की मीटिंग हो या कोई सामाजिक मीटिंग हो या कोई पारिवारिक मीटिंग हो, हम उस परिवार के मीटिंग का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। हम बिल्कुल उसमें हिस्सा ही नहीं लेना चाहते हैं। और जब हम समाज में नहीं बैठेंगे, हम संगठन में नहीं बैठेंगे, जब हम परिवार में नहीं बैठेंगे तो हमें जानकारियों का अभाव रहेगा। और यही सिस्टम हो रहा है हिंदुओं के साथ। हिंदू जब कहीं जाएगा ही नहीं तो उसे शत्रुबोध होगा कैसे? और शत्रुबोध जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग किसी भी लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, क्यों लड़ी जाएगी और उसका क्या एंड है, उसका क्या उद्देश्य है, हम जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। और कुछ कहीं लोग जाग गए हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि यार हम अकेले क्या करें। तो मैं उनके लिए यही चीज़ बोलूँगा कि भाई अकेला आदमी, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर वो सही से उछल जाए तो आँख जरूर फोड़ देता है। इसलिए अपनी अपनी जो जागरूक हो चुके हैं उस समाज के व्यक्ति को अपनी अपनी सहभागिता यहाँ देनी पड़ेगी। अब वो कैसे देना चाहता है वो उसके ऊपर है। तो जब तक हम समाजों में नहीं बैठेंगे, हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों को सुनेंगे नहीं, लोगों को समझेंगे नहीं, हमें शत्रु का बोध नहीं होगा। और जब तक शत्रु का हमें बोध नहीं होगा, ऐसी घटनाएं आज बधाई है, 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, कहीं और हो जाएगा। कहीं और हो जाएगी।
तो हम सोचेंगे यार ये तो ऐसे हो गया होगा। हम हकीकत में इस गजवाए हिंद को वाले कॉन्सेप्ट को ये समझ ही नहीं रहे कि ये गजवाए हिंद है क्या। हम इसे सोच रहे हैं कि नॉर्मली जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके माध्यम से हो रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि आज साजिद के जनाजे में इतने लोग गए या और रमजान चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, आप सोचिए वहाँ पे उसके लिए फादिया पड़ा गया और नमाज़े जनाज़ा नमाज जनाजा जो निकला, 20,000 लोग इकट्ठे 20,000 लोग जो निकला है, उसमें आज को पता है रमजान के महीने में जिसने कुफ्र को ख़त्म किया हो, जिसने काफिर को मारा हो, जिसने गैर मुस्लिम को मारा हो, वो तो डायरेक्ट जन्नती हो गया। जन्नती हो गया वो, और आप के शहीद हो गया वो। हाँ, और चैनल के माध्यम से बताता हूँ, शहीद हो गया। और आप गूगल कर लीजिए, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए कि गाजी कौन बनते थे, काजी क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब भी आप समझेंगे, जब गूगल पे वैसे भी तो बहुत चीज़ें देखते हो भाई, गूगल पे आप कुछ सर्च मारने के लिए डाल देते हो कुछ, तो आज गाजी और काजी को सर्च मार लो, पता चल जाएगा गाजी काजी कौन थे। ये लैला मजनू की जो मज़ार हैं, गाजी की मज़ार है, ये मस्जिद है, ये कौन है, ये सब लोग हैं। हाँ, ये जो है ये कॉन्सेप्ट सारा गजवाए हिंद का है। और जिन जिन लोगों ने इसमें अपनी शिरकत की है, शामिल जो जो हुए हैं, चाहे वो पैसे से हुए हो, चाहे उन्होंने खुद बम बांध के फटे हों, किसी को मारा हो, किसी को बलात्कार किया हो, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। पूरी तरह समाज जागृत नहीं है। मगर जातियों की संगठन देखा जाए तो हर जाति की एक संगठन है। जो बच्चे मरे हैं वो भी तो किसी जाति से आते होंगे ना, तो वो संगठन क्यों नहीं आ रहे? देखिए, हकीकत में जातिगत जितने भी संगठन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए जातिगत संगठन बनते हैं। जातिवादी फैलाते हैं वो सिर्फ जातिवाद फैलाकर उनको नेतागिरी चमकानी है अपनी। खाली हिंदूवादी व्यक्ति ही ऐसा होता है कि वो सारे हिंदुओं के लिए जाता है। लेकिन जितने भी जातिगत संगठन हैं, वो अपनी उन्नति के अलावा, अपनों की उन्नति के अलावा समाज की कभी उन्नति नहीं करता। अगर कोई भी जातिगत संगठन का व्यक्ति अपनी जाति के लोगों को आगे उठाता, तो कोई भीख नहीं मांग रहा होता, कोई रिक्शा नहीं चला रहा होता, कोई तड़प तड़प कर मर नहीं रहा होता। तो ये सब कहने वाली बात है, ये सब जमीनी स्तर पे कुछ जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जातिवाद सिर्फ एक अपने आप को, अपने आप बड़प्पन को लोगों को दिखाना, और उस बड़प्पन की आड़ में अपने ही लोगों का शोषण करना और अपने लोगों के साथ खड़ा ना होना, यही जातिवाद है ना, अपने वर्चस्व शामिल दिखाने के, बस, और वो भी सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीति राजनीति के लिए। ये वो समाज है जो एक गज जमीन अगर उसका भाई कोई दबा ले तो उसको तो पीट लेंगे, मार लेंगे, लेकिन बहन बेटियों के सम्मान को, बच्चों के कत्ल को ये लोग भूल के चले जाते हैं और कोर्ट केस में चले जाते हैं। लेकिन अपना भाई कोई दबा ले, उसकी टांग तोड़ देंगे, उसकी जमीन हथिया लेंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। पुश्तैनी दुश्मनी चलती रहती है, पुश्तैनी। लेकिन जो 1435 साल से लगातार हमारे हिंदुओं को मार रहा है, हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत कर रहा है, हमारी बहन बेटियों की बोलियां लगा रहा है, उनकी दुश्मनी सिमैया में डूब जाता है जाके। बिल्कुल, वो भाईचारे में डूब जाती है, गंगा जमुनी तहजीब में बह जाती है, भाइयों का चारा बन जाती है और कुछ नहीं रहती है। रमजान में राम को ढूंढने लग जाते हैं, दिवाली में अली को ढूंढने लग जाते हैं। ये वही भाईचारे वाले लोग फिर एक दिन चारा बनकर इनके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे आप भी काफी समय से हिंदुत्व के कार्य में लगे हुए हैं, समाज को जागृत करने में लगे, आप एक संगठन भी चलाते हैं। अब पिछले 8-10 साल से जो आप कार्य कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि समाज में थोड़ा बहुत प्रभाव इसका पड़ रहा है कुछ? देखिए, बिल्कुल है। समाज में जैसे जैसे शत्रुबोध होता जाएगा, समाज जागृत होता जाएगा। और समाज को जागृत करने के लिए सबसे पहले शत्रु बोध होना, मैं हर बार क्यों बोल रहा हूँ शत्रु बोध, क्योंकि हमें किसी चीज़ की जानकारी तो हो। हम एक दुकान से शाही पनीर लेते हैं, उस शाही पनीर में क्या क्या डालता है हम उसकी रेसिपी भी ढूंढ लेते हैं कि भाई क्यों अच्छा बना होगा ये। तो हमें अगर अपने शत्रु से लड़ना है तो कम से कम हमें अपने शत्रु के बारे में पता तो हो, पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा शत्रु लड़ता क्यों है। आपको मैं बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। हमारे यहाँ सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी गई, चाहे युद्ध हो चाहे कुछ भी हो। हमारा जो सेनापति खड़ा होता था युद्ध में आगे खड़ा होता था, और इनका सेनापति पीछे खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है कि अगर सेना मर गई तो पीछे से भाग जाएगा, फिर मदद लेके आएगा, फिर मदद लेके दोबारा आएगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर ऐसे ही 16-17 बार आक्रमण नहीं कर दिया। उसने इस टेक्निक को समझा, क्योंकि उस वहां पर मोहम्मद गौरी का बिल्कुल भी अपना कोई उद्देश्य ही नहीं है कि मेरा मान सम्मान का हनन हुआ है। उसको तो सिर्फ अपना गजवा हिंद के लिए जीत चाहिए, उसको तो बस उसको जीत चाहिए, उसको अपने मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन वो जीता, जिस दिन उसने पृथ्वीराज को मारा, उस दिन उसकी 17 हार छिप गई और वो विजय उसकी शामिल हो गई। और पृथ्वीराज, इतिहास तो विजेताओं की लिखा जाता है ना, विजेताओं का लिखा जाता है इतिहास, और विजेता अपने हिसाब से ही इतिहास को मोड़ते हैं। 17 बार हारने के बावजूद भी पृथ्वीराज सिंह विजेता घोषित नहीं होते हैं, और वो 17वीं बार मारने के बावजूद भी वो विजेता घोषित हो जाता है। 16 बार उसकी हार बिल्कुल भी इतिहास ने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन पृथ्वीराज की 16 बार जीत को भी आज तक दर्ज नहीं किया। सिर्फ एक छोटे से अक्षर में लिखा जाता है कि हाँ जीत गए थे, 16 बार हरा दिया था। लेकिन अधिकतर लोग बोलते हैं
उसे मूर्खता बोलने लग गए हैं हमारे लोग। तो आपको क्या लग रहा है इसका अंत कब होगा? इसका कोई अंत है? इसका अंत जब ही हो सकता है जब समाज जागरूक हो जाए और प्रतिकार करने की क्षमता रखने लग जाए, जैसे महाराणा प्रताप या जैसे हमारी सेना करती है। भाई पाकिस्तान अगर हमारे पे हमला कर रहा है तो हम हमला कर रहे हैं। तो जब ऐसे समाज को उन्नति होगी और समाज कानून के दायरे में रहकर इसके प्रतिकार करेगा, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएगा, और कंप्लेंट भी ऐसे वाली नहीं, सख्त कार्रवाई के साथ संविधान के माध्यम से इनको सजा दिलवाएगा। अच्छी तरह इकट्ठा होना पड़ेगा ना, बिल्कुल। संविधान को इस्तेमाल करने के लिए समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, उसे शत्रुबोध का ज्ञान करना पड़ेगा, उसे हमारे शत्रु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने सरकार से गुहार लगाए और अपने लिए शस्त्रों का इंतजाम करे। जब भी बच सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि आपके खेतों के अंदर भी अगर जानवर घुस जाते हैं तो आपको लाठी तो होती है। तो बस आप समझदार हैं। बाकी साजिद का जो एनकाउंटर हुआ है उसके ऊपर अखिलेश जी का एक बयान आया है कि ये काम अच्छा नहीं है। वैसे ओवैसी जी का भी बयान आया है कि ये प्रोसेस अच्छा नहीं है, कि उन घर की हालत नहीं देखी जिसकी 2 मासूम बच्चे 12 साल की 10 साल के बच्चों की गला काट के खून पी जाते हैं, वो नहीं दिख रहा है। अगर साजिद को पुलिस एनकाउंटर कर देता है वो उनकी आंखों में खटक जाता है। ये किस तरह का विचारधारा है? ये INDIA के गठबंधन के अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, ये गलत है, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। यानी कि ये बोलना चाहते हैं कि भाई किसी की आंख फोड़ने के बदले आंख नहीं फोड़ी जा सकती। वैसा ही कुछ है। अखिलेश जी बोल रहे हैं ये बात। ये वही अखिलेश है ना जिनके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। इतने सारे हजारों कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। क्या जब कहाँ चले गए थे, ये कहाँ चली गई थी ये मानसिकता कि अभी बैठ के उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते, जिन्होंने अरेस्ट कर लेते, सरयू में लाशें पत्थर बहा के। ये उन्हीं के बच्चे बोल रहे हैं ना, ये वही INDIA गठबंधन का एक पार्ट बोल रहा है ना, जिस INDIA के गठबंधन के राहुल गांधी के पिताजी ने जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उस समय इतने सारे सिखों का नरसंहार किया जाता है। ये वही लोग बोल रहे हैं क्या? हजारों की संख्या में सिखों का नरसंहार किया जाता है और बेतुका बयान दिया जाता है राजीव गांधी। पटेल नगर में अभी भी वो विधवा कॉलोनी है। हाँ, राजीव गांधी ऐसा बेतुका बयान देते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये वही गठबंधन वाले लोग बोल रहे हैं। ये वही गठबंधन वाले लोग बोल रहे हैं कि जब महात्मा गांधी की हत्या गोडसे कर देता है तो गोडसे को जब सजा हो रही है फांसी की, उसके चित्पावन ब्राह्मणों के ऊपर भी उसके बदले लेने के लिए चित्पावन ब्राह्मणों का कत्ल किया जाता है हजारों के लिए, जो खुद ऐसे कत्लों के ढेर पर बैठकर सत्ता चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उन लोगों ने जो ये बयान दिया है राजनीतिक वो कहीं है? ये कुछ नहीं है। हकीकत में ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने वोट को मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज में वो मूर्ख है जो फिर भी इन्हें वोट दे देगा। मेरा यादव है, मेरा फलाना है, मेरा ढिकाना है, मेरा ठाकुर है, मेरा ब्राह्मण है, मेरा बनिया है, मेरा ये है, मेरा वो है, इस नाम पर हिंदू दे देगा वोट। लेकिन इन्होंने दिखा दिया है कि भाई हमारा मुस्लिम प्रेम अभी भी वैसा ही है जैसा बाबरी मस्जिद के टाइम था। हमारा मुस्लिम प्रेम वैसा ही है जैसा अखलाक के टाइम पे था। अखलाक को भी इन्होंने खूब नोट बांटा। तो इनका जो प्रेम है वो कहीं M फैक्टर वाला प्रेम इनका कम कहीं नहीं हुआ है। हिंदू मूर्ख है जो इनको वोट देगा। सचिन और सौरभ मुजफ्फरनगर दंगा में भी, हाँ, वहाँ पर भी इन्होंने यही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। जो अपनी बहन की रक्षा करते हुए भाई बलिदान हो जाएं और उसके बाद उसके प्रतिकार में वो समाज उतर के आए, वहाँ के सपोर्ट नहीं किया। मैं तो उनको बोल रहा हूँ राकेश टिकैत जैसे लोग, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने प्रतिकार उस समय किया था, भाई इन लोगों का प्रेम आपको पता चल चुका है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बार वोट के माध्यम से इन लोगों को इनकी औकात बता दो। इन्होंने अपना वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से दिखा दिया, और जो न्याय किया योगी जी ने उसको न्याय को ये गलत बता रहे हैं। भाई जिसके घर के जो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको ये नहीं पता कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, क्या तेरा होता है, क्या मेरा होता है, वहाँ पर उन बच्चों को इतनी निर्दयता से मारा जाता है, जिभा किया जाता है, गला काटा जाता है। और उस गला काटने पर और उस हत्यारे की एनकाउंटर पर क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी कि ये गलत हुआ है। मतलब ये गलत हुआ है जो एनकाउंटर हुआ है, वो जो बच्चे मरे हैं वो गलत नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी अगर हिंदू इन्हें वोट दे रहा है तो भाई डूब से मरने वाली बात है। उत्तर प्रदेश वालों, खासकर तुम्हारे को तो भाई मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा।